अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान 1947, 2023, 2027। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इंटरेस्टिंग। 1947 में साउथ एशिया में ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एशिया में शांति शब्द ही खत्म हो गया। ये संघर्ष है दो पड़ोसी देशों का संघर्ष, भारत पाकिस्तान संघर्ष। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और इस्लाम के नाम पे एक देश बनाया गया जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद तुरंत भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर आपस में भिड़ गए और तब से लेकर आज तक इन दोनों देशों के बीच रिलेशन ठीक नहीं हो पाए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 1947 में भारत को तोड़ के एक देश बनाया गया जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। जहां आज एक देश चांद तो छोड़िए मंगल तक पहुंच गया है, वहीं दूसरा देश आज भी कश्मीर को हथियाने में लगा हुआ है। जहां आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल हो रखी है। पाकिस्तान से अलग हुआ उसका हिस्सा बांग्लादेश आज उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। पर शुरुआत में पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं थे। शुरुआत में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ भारत से कहीं ज्यादा थी। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान ने सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई थी, जिसके चलते दोनों देश बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे। पर फिर 1958 में जैसे ही पाकिस्तान में पहला मिलिट्री कू हुआ, अयूब खान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से खोल दी। अयूब खान ने पाकिस्तान में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसके चलते अयूब खान के दौर में पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ रेट 5.8% पहुंच गई थी। 1960s में पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश था। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अयूब खान ने इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दी, टैक्स के रिबेट दिए, टैक्स एग्जेप्शन दिए, जिसके चलते अयूब खान के 11 साल के दौर में पाकिस्तान में एवरेज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 8.5% थी, जो अब तक पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान में पहली ऑटोमोबाइल और सीमेंट इंडस्ट्री सेटअप हुई, कई सारे डैम्स, पावर स्टेशन बनाए गए। पाकिस्तान ने अपना स्पेस प्रोग्राम सुपार्को लॉन्च किया। अयूब खान के दौर में कई लैंड रिफॉर्म भी किए गए, जिसके चलते पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो कर रहा था। अयूब खान के दौर को पाकिस्तान में डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके अलावा अयूब खान के समय पाकिस्तान के रिलेशन चाइना, यूएस दोनों के साथ अच्छे थे। इसके अलावा 1960 में कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, तो यूएस पाकिस्तान को अपनी साइड में करना चाहता था, तो उसके लिए अमेरिका पाकिस्तान को खूब सारी फॉरेन एड भी दे रहा था, जिसके चलते पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तेजी से हो रही थी। और वहीं दूसरी तरफ भारत 1960 में भी सोशलिस्ट पॉलिसी पे टिका हुआ था, साथ में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से भी जुड़ गया था, जिसके चलते यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज भारत को उतना पसंद नहीं करते थे। तो जहां पाकिस्तान खरगोश की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था, वहीं भारत कछुए की तरह धीरे धीरे चल रहा था। तो ये सब देख के अयूब खान ने 1965 में भारत पे हमला कर दिया, मिलिट्री पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, पर एंड में पाकिस्तान जंग भी हारा, साथ में पाकिस्तान की इकोनॉमी के गोल्डन डेज भी एंड हो गए। और फिर तब से लेकर आज तक पाकिस्तान का ये गोल्डन डेज वापस नहीं आया है। फिर इसके बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध हुआ। पूरी वेस्टर्न कंट्रीज ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पर पाकिस्तान को फिर से हार का मुंह देखना पड़ा और ईस्ट पाकिस्तान भी हाथ से चला गया, जिसके चलते पाकिस्तान की ग्रोथ रेट और तेजी से गिरने लगी। 1960s में पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ रेट 6.8% थी, जो 1970s में गिर के 4.8% हो गई थी। फिर 1977 में जियाउल हक ने पाकिस्तान में दोबारा से मिलिट्री रूल लगाया और फिर यहां से पाकिस्तान के डार्क डेज शुरू हुए। 1979 में जियाउल हक पैसों के चलते सोवियत अफगान युद्ध में घुस गया। सोवियत अफगान युद्ध 10 साल तक चला और इस युद्ध में जियाउल हक और पाकिस्तानी आर्मी ने खूब पैसा कमाया। अमेरिका के अलावा अरब देशों से भी पाकिस्तान में खूब पैसा आ रहा था, जिसके चलते जियाउल हक के समय पाकिस्तान में ग्रोथ रेट वापस से बढ़ने लगी और 1980s में पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ रेट 6.5% तक पहुंच गई थी। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अफगान सोवियत युद्ध के समय पाकिस्तान को हर साल 5 से 7 बिलियन डॉलर का फॉरेन एड आता था, पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान आज तक उठा रहा है। जिया के समय पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिया को अफगानिस्तान में लड़ने के लिए मुजाहिदीन चाहिए थे और जियाउल हक अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए पाकिस्तान में मुजाहिदीन की फैक्ट्री बना रहा था और आज यही मुजाहिदीन तहरीके तालिबान पाकिस्तान बने, जो पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं। इसके अलावा 1988-89 में जैसे ही सोवियत अफगान युद्ध खत्म हुआ, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट वापस से गिरने लगी
और वहीं दूसरी तरफ भारत भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा था। 1991 में भारत में आर्थिक मंदी देखने को मिली। भारत के फॉरेन रिजर्व में सिर्फ 3 हफ्ते इंपोर्ट लायक पैसा बचा था। सरकार कर्ज चुकाने में असमर्थ हो रही थी। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि भारत सरकार फरवरी 1991 में बजट तक पेश नहीं कर पाई थी। वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी हेल्प करने से मना कर दिया था, जिसके चलते भारत सरकार को पेमेंट करने के लिए देश के सोने को भी गिरवी रखना पड़ा था। तब इस आर्थिक संकट से भारत को निकालने के लिए भारत सरकार ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई और भारत के मार्केट को दुनिया भर की कंपनीज के लिए खोल दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि एक के बाद एक फॉरेन कंपनी भारत में आने लगी और इंडियन कंपनी के साथ मर्ज होने लगी और इससे इंडिया की ग्रोथ जर्नी की शुरुआत हुई। तो जहां 1991 के बाद से भारत तेजी से ग्रो करने लगा, वहीं पाकिस्तान की ग्रोथ रेट कम हो रही थी। साथ में पाकिस्तान का कश्मीर ऑब्सेशन भी बढ़ता जा रहा था। इसी बीच 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्री बन गए। फिर इसके बाद 1999 में परवेज मुशर्रफ ने कारगिल पे हमला कर दिया और पाकिस्तान फिर से हार गया। पर मुशर्रफ की लॉटरी तब लगी जब 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान में उतर गया और इससे फिर पाकिस्तान में भर भर के डॉलर आने लगे, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी फिर से ठीक होने लगी। पर फिर जैसे जैसे यूएस अफगानिस्तान को कंट्रोल करने लगा, यूएस की एड पाकिस्तान में कम होने लगी और फिर पाकिस्तान की ग्रोथ रेट फिर से गिरने लगी। पर फिर 2013 में चाइना की पाकिस्तान में एंट्री हुई। चाइना पाकिस्तान को सीपेक का सपना दिखाने लगा और उसे लोन देने लगा और डेट ट्रैप में फंसाने लगा, जिससे कुछ समय के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ रेट फिर से ठीक होने लगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होने लगा। पर यह चीज भी ज्यादा दिन नहीं चली। देखो, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा से बोरोड ग्रोथ रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से फॉरेन एड और लोन पे चलती आ रही है। मतलब कभी अमेरिका पाकिस्तान को पैसा देता है, तो कभी सऊदी पैसा देता है, तो कभी IMF पैसा देता है, तो कभी चाइना पैसा देता है और उसी से पाकिस्तान की ग्रोथ हो रही है। पर अब पाकिस्तान के बोरोवर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यूएस ने पाकिस्तान को एड देना खत्म कर दिया है। सऊदी ने भी अब लोन पे शर्त लगाना शुरू कर दिया है। चाइना भी अब पाकिस्तान को ज्यादा कर्ज नहीं दे रहा है। इसके अलावा IMF भी पाकिस्तान को पैसे देने से पहले बहुत कड़ी शर्तें सामने रख रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं आ पा रहा है। पाकिस्तान के पास कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी कमजोर हो गया है, IT सेक्टर नहीं है और इन सब रीजन के चलते पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जहां पाकिस्तान बोरोड ग्रोथ से चल रहा था, वहीं 2000 के बाद से भारत ने सर्विस सेक्टर में बहुत ध्यान दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BPO जैसी टेक्निकल फील्ड में फोकस करना स्टार्ट किया। IT सेक्टर के बढ़ने से न केवल भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी, बल्कि इंडियन बिजनेसेस की भी ग्रोथ होने लगी। IT सेक्टर के कारण भारत को ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल गया और भारत ने यह मौका गंवाया भी नहीं और अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैलाना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा 2014 से 2018 तक भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी बना, जहां 1947 से 1990 तक भारत की एवरेज ग्रोथ रेट 4% थी। वहीं 1991 से भारत की एवरेज ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा होने लगी और ये जो डेकेड चल रहा है, इसमें भारत की एवरेज ग्रोथ रेट 7% प्रेडिक्ट की गई है। पाकिस्तान के प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान 23 बार IMF से भीख मांग चुका है और इस बार पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, वो अब तक की सबसे बड़ी और वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस आई है और इस बार पाकिस्तान के कोलैप्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 36% से ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक हफ्ते लायक फॉरेन रिजर्व बचा है। पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $130 बिलियन से ज्यादा हो गया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है, बस डिक्लेयर करना बाकी है। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय इतनी ज्यादा खराब है कि उसका असर अब पाकिस्तान की आर्मी पे भी दिखना शुरू हो गया है। यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में फ्यूल क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान आर्मी ने इस साल के सभी वॉर गेम और मिलिट्री ड्रिल्स को रोकने का फैसला कर लिया है। इस समय पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि पाकिस्तान के पास टैंक्स तो हैं, पर उनमें भरने के लिए फ्यूल नहीं है। फ्यूल क्राइसिस के अलावा पाकिस्तान आर्मी फूड शॉर्टेज को भी फेस कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने एसेट जैसे कि मोटरवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे को भी बेच रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कराची पोर्ट के 6 से लेकर 9 बर्थ को UAE की प्राइवेट कंपनी को 50 सालों के लिए $220 मिलियन में बेच दिया है। अगला नंबर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर भी पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। बेयस जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो पाकिस्तान को छोड़ के चली गई है, जिसके चलते पाकिस्तान में दवाइयों की प्राइस बढ़ने वाली है। इसके अलावा पाकिस्तान से US फार्मास्यूटिकल कंपनी एली लिली जा चुकी है। इसके अलावा नॉर्वे की कंपनी टेलीनॉर और साउथ कोरियन कंपनी लॉटे केमिकल पाकिस्तान छोड़ने वाली है। इन दोनों कंपनी ने डिस इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। इसके अलावा टोयोटा और सुजुकी मोटर्स ने पाकिस्तान
पाकिस्तान में बाइक और कार बनाना बंद कर दिया है। पाकिस्तान की इस साल की ग्रोथ रेट 0.2% प्रिडिक्ट की गई है, वहीं भारत 7% से ग्रो करने वाला है। इसके अलावा कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान को जो IMF से $3 बिलियन का लोन मिला है, उससे पाकिस्तान की लोन प्रॉब्लम और बढ़ेगी। पाकिस्तान को जून 2024 तक $25 बिलियन कर्ज चुकाना है और 2026 तक $77 बिलियन कर्ज चुकाना है, जो पाकिस्तान की GDP का 22% है। तो $3 बिलियन लोन लेने से पाकिस्तान का कर्ज ही बढ़ने वाला है। तो देखा जाए पाकिस्तान जो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है वो लॉन्ग टर्म 10-15 सालों तक चलने वाली है, जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी कमजोर होती रहेगी। वहीं भारत की बात करें तो इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत के पास दुनिया की 4th पावरफुल मिलिट्री है। भारत की GDP $3.7 ट्रिलियन से ज्यादा है, वहीं पाकिस्तान की $340 बिलियन है। भारत का फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन से ज्यादा है, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ $4 बिलियन फॉरेन रिजर्व बचा है। इसके अलावा भारत IT फार्मा सेक्टर में ग्लोबल पावर है, वहीं पाकिस्तान टेररिज्म में पावर है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, भारत के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, बहुत सी मेजर कंपनीज भारत में आ रही हैं, जिससे भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, भारत में पॉवर्टी कम हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है। तो देखा जाए आज के समय पाकिस्तान भारत के सामने कुछ भी नहीं है। फ्यूचर की बात करें तो पाकिस्तान का फ्यूचर यही है कि वो हर देश, हर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से खुल के भीख मांगेगा, जैसे वो आज मांग रहा है। महंगाई पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ेगी, पाकिस्तान का कर्ज बढ़ता जाएगा, यंग पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे और पाकिस्तान में टेररिज्म फिर से तेजी से बढ़ेगा। वहीं भारत की बात करें तो भारत का आने वाला फ्यूचर बहुत ही शानदार होने वाला है। भारत आने वाले 4 साल में $5 ट्रिलियन के साथ साथ वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। इसके अलावा दुनिया भर के टॉप ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 2030 तक भारत इकोनॉमिक पावर देश बन सकता है। 2030 तक भारत की नॉमिनल GDP कम से कम $8 से $9 ट्रिलियन के बीच होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2030 तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हो जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला कंप्लीट हो चुके होंगे। इसके अलावा बहुत से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कंप्लीट हो चुके होंगे और ये सब भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा योगदान भी दे रहे होंगे। तो जहां पाकिस्तान का फ्यूचर डार्क है, वहीं भारत का फ्यूचर ब्राइट है। देखो, भारत को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं और आने वाले 24 सालों में भारत के 100 साल पूरे हो जाएंगे। अब इस चीज को देखते हुए बहुत से एक्सपर्ट अब इस बात पे विचार कर रहे हैं कि क्या आने वाले 24 सालों में भारत वापस से अखंड भारत बन पाएगा, क्योंकि जहां ब्रिटिशर्स और अमेरिकन को लगता था कि भारत आजादी के 50 साल भी पूरे नहीं कर पाएगा, आज वही भारत अपना 77th इंडिपेंडेंस डे बना रहा है और अब भारत धीरे धीरे फिर से एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है। तो इस चीज को देखते हुए अखंड भारत के बारे में फिर से सोचा जा रहा है। तो देखो, अगर भारत को अखंड भारत बनना है तो उसके लिए 2 चीजें लगेंगी और वो 2 चीजें इकोनॉमी और मिलिट्री हैं, और ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, क्योंकि बिना स्ट्रांग इकोनॉमी के मिलिट्री स्ट्रांग नहीं हो सकती है और बिना स्ट्रांग मिलिट्री के भारत अखंड भारत नहीं बन सकता है। तो भारत को आने वाले 24 सालों में अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर भारत ऐसा कर लेता है तो अखंड भारत बनना पॉसिबल है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो देखो, पाकिस्तान ने जैसे तैसे अपने 76 साल पूरे कर लिए, पर आने वाले 24 साल पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे होने वाले हैं और इन 24 सालों में पाकिस्तान कई हिस्सों में टूटेगा। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी यहाँ पे कहेंगे कि चाइना उन्हें बचा लेगा, तो देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है। इसके अलावा चाइना भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है और फ्यूचर में चाइना की पावर धीरे धीरे कम ही होने वाली है। तो जिस तरह इस समय US का ऑप्शन पाकिस्तान के लिए खत्म हो गया, फ्यूचर में चाइना के साथ भी यही होने वाला है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, बहुत ही कम वक्त में बहुत बड़ी डिटेल दी इन्होंने, किस तरीके से पाकिस्तान के हालात, किस तरीके से पाकिस्तान की कंडीशन गुजरी है। मैं वैसे तो इंडियन की नॉलेज से हैरान होता हूँ, यकीन करें बस, कि पाकिस्तानियों को खुद को अपने बारे में इतना नहीं पता जितना इंडियंस जानते हैं। किस तरीके से हमारे देश का आज बुरा हाल हुआ, किस तरीके से, मेन वजह क्या है, मेन रीज़न क्या है, इसमें कहीं पर भी मतलब है कि वो बातें नहीं है जो नहीं है। बाकायदा पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो कि कब किसका दौर था, कब हमारे साथ क्या हालात है। हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि यह्या का जो दौर है, अयूब खान का जो दौर था, यह्या खान का जो दौर था, ये बहुत बेहतर था, चीज़ें सस्ती थीं, हालात अच्छे थे, मुल्क अच्छा चल रहा था। बाकायदा इन्होंने यही बताया किस वक्त अफ़गानिस्तान वाला मसला, सोवियत यूनियन वाला मसला, सबको पता है कब हुआ, पूरी दुनिया जानती है। उसमें हमें इमदाद मिली। हम किसी की, बाकायदा मुशर्रफ ने बाकायदा खुद के तकरीरों में कहा है कि हमें किसी और की जंग में नहीं कूदना चाहिए था। हमें किसी,
अच्छा, जब देखिए, जब हमें दूसरी तरफ से मुफ्त के पैसे मिल रहे हो, फ्री के पैसे मिल रहे हैं, तो फिर हमने तो हड हराम होना ही था ना। हम इकोनॉमी की तरफ, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, क्या कहते हैं, अपना इंडस्ट्री की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान क्यों दें? हम क्यों अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दें? हम चीज़ों को एक्सपोर्ट क्यों करें? हम चीज़ें बनाएं क्यों? हम अपनी जीडीपी को क्यों बढ़ाएं? जब हमारी एक जीडीपी खुद ही हमें एक मुफ्त में एक खुफिया रास्ते से पैसा आ जाता है, कभी इधर से तो कभी चाइना से तो कभी अमेरिका से तो कभी इधर से, तो हम क्यों अपनी विकास पे कोशिश करते? हम तो एक ढीठ इंसान बन गए थे, ऐसा ढीठ इंसान जो मोहल्ले में घूमता है और कोई इसको दे देता है, कोई उसको दे देता है, कोई इसको खाना पीना दे देता है, कोई उसके जेब में पैसे डाल देता है, यार चल भाई ठीक है यार ये कर, लोगों के काम आता रहता है, दंगे फसाद करता रहता है। तो हम तो वो एक ढीठ आदमी की तरह बन गए थे। हमने ये नहीं सोचा यार आज मेरे सर पे जिन्होंने हाथ रखा हुआ है, कल ये नहीं होंगे, कल ये हाथ मेरे सर से हटेगा, क्या मैं इस काबिल हूँ? क्या मैं इस पोजीशन में हूँ? क्या मैं अपना घर चला सकता हूँ? क्या मैं अपने आप को चला सकता हूँ, या मैं अपने आप को पाल सकता हूँ? क्या मैंने अपने लिए फ्यूचर को देखते हुए कुछ ऐसी प्लानिंग की है? नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। आज हम इसलिए बर्बाद हैं, हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। उस वक्त हम इंडस्ट्री पे ज़ोर देते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़ोर देते, हम अपने हालात को बेहतर बना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ मतलब बग़ैर मेहनत के, बग़ैर काम किए ही जो पैसा आ रहा था उसी पे डिपेंड किया। आज हम बर्बाद हो गए। और सबसे मेन चीज़, हमें किसी की जंग में नहीं कूदना चाहिए था। आज बाकायदा हमारे आर्मी के ऑफिसर्स खुल के ये बात करते हैं, क्लियर ये बात करते हैं कि हमने ये वाली गलती, बहुत बड़ी गलती की कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए था, हमें अपने कंट्री की विकास के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, हमें अपने कंट्री की ग्रोथ के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। एक वक्त था पाकिस्तान की ग्रोथ रेट कितनी ज़बरदस्त थी, 6.6% से भी ज़्यादा इंडिया की ग्रोथ रेट कुछ भी नहीं थी। लेकिन 30 सालों में, मैं कहूँगा टोटल 90 के बाद से लेकर अगर देखा जाए तो 30 साल ही कहेंगे टोटल। 30 सालों के अंदर इंडिया ने वो कुछ करके दिखा दिया, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। 30 सालों के अंदर वो कंट्री जिसे गिरवी सोना रखना पड़ गया था, जिसके पास पैसे नहीं थे लोन लेने के लिए, गिरवी सोना रख दिया। आज हमारा बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है, आज हमारे यहाँ टैक्स इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग यकीन करें परेशान हैं, सड़कों पे वगैरह। मैंने कुछ ऐसे क्लिप्स देखे हैं, मैं आपको बताऊँ, शॉकिंग। मैं उसी पे रिएक्शन देता हूँ ताकि आप भी देखने। मैं आपको जो देखें, मैं तो आपको उस शख्स के हालात एक्सप्रेशन तो नहीं करके दिखा सकता एक्टिंग करके, मैं आपको वही क्लिप दिखा देता हूँ क्योंकि वो देखना ज़रूरी है कि कितनी आवाम परेशान है, कितनी ज़्यादा परेशान है, इसका आपको अंदाज़ा होगा उस क्लिप से। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए लाख